हेलो एवरीवन, एकेडमी क्लास्टिक चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श 2 इसका पाठ 15 अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले नीता फाजली द्वारा लिखी गई इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो पहला प्रश्न है, जिस निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए, जिसमें 4 क्वेश्चन है। तो पहला देखते हैं। पहला है, बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे क्यों धकेल रहे थे? तो बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे धकेलकर उसकी ज़मीन हथिया रहे थे ताकि वे वहाँ पर अपनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करके ढेर सारा धन कमा सके। समुद्र को इसलिए पीछे किया जा रहा था ताकि वहाँ इमारतें खड़ी कर सके बड़े बड़े बिल्डर। लेखक का घर किस शहर में था? तो लेखक का जो घर था वो ग्वालियर में था, लेकिन अब जो था वो मुंबई के बरसावा में रहता था। जीवन कैसे घरों में सिमटने लगा है? पहले लोग बड़े बड़े घरों में संयुक्त परिवार में रहते थे, किंतु अब सब लोग व्यक्तिवादी भावना से विभूत हैं और अब जीवन छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में सिमटने लगा है। पहले जो था लोग संयुक्त परिवार में रहता था, बड़ा बड़ा आंगन दलान रहता था, वहाँ रहते थे, बड़े बड़े घर हुआ करते थे। लेकिन अब जो है लोग छोटे छोटे घरों में, मतलब एकल परिवार में रहते हैं और छोटे छोटे घरों में, डिब्बे जैसे घरों में सिमटने लगे। तो इस तरह जो है जीवन घरों में सिमटने लगा है। कबूतर परेशानी में इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे? कबूतर परेशानी में इसलिए इधर उधर फड़फड़ा रहे थे क्योंकि उनके दोनों अंडे फूट गए थे। एक तो बिल्ली फोड़ दी थी और दूसरा जो है जब उस बचाने गई उसकी माँ, लेखक की माँ, तब वो उनके हाथ से गिरकर टूट गए थे। एक को बिल्ली ने खा लिया तो दूसरा लेखक की माँ के हाथ से टूट गया था। इसलिए जो थे कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न है, अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद करते हैं? तो अरब में लश्कर को नूह के नाम से इसलिए याद किया जाता है क्योंकि वे सारी उम्र रोते रहे। उनके रोने का कारण एक जख्मी कुत्ता था जिसे उन्होंने दुत्कार दिया था। लेखक की माँ किस समय पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी और क्यों? लेखक की माँ जो थी पेड़ से पत्ते तोड़ने के लिए क्यों मना करती थी और कब मना करती थी? तो लेखक की माँ सूरज ढलने के बाद, यानी कि शाम ढलने के बाद पेड़ों से पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी। उनका कहना था कि इससे पेड़ रोते हैं और बददुआ देते हैं, मतलब खराब दुआ देते हैं। प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ? प्रकृति में जो असंतुलन आया, इम्बैलेंस हुआ प्रकृति, उसका क्या परिणाम हुआ? तो प्रकृति में आया असंतुलन का दुष्परिणाम यह हुआ कि मौसम अनिश्चित हो गया। अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी, बेवक्त की बरसातें होने लगी, तूफान, भूकंप, बाढ़, नए नए रोगों का प्रकोप बढ़ चला है। लेखक की माँ ने पूरे दिन का रोज़ा क्यों रखा, मतलब पूरा दिन भूखी प्यासी क्यों रही? लेखक की माँ कबूतर के एक अंडे को बिल्ली की पहुँच से दूर करने के लिए स्टूल पर चढ़कर सुरक्षित रखने लगी, परंतु अंडा उनके हाथ से गिरकर टूट गया। इसके प्रायश्चित में उन्होंने पूरे दिन का रोज़ा रखा। जब बिल्ली कबूतर के एक अंडे को तोड़ दी थी तो दूसरे अंडे को बचाने के लिए जो एक लेखक की माँ है स्टूल पर चढ़कर उसको ठीक से रख रही थी, लेकिन अचानक उनके हाथ से अंडा गिरकर टूट गया। इससे उनको बहुत दुख हुआ और प्रायश्चित करने के लिए पूरा दिन का रोज़ा रखा। लेखक ने ग्वालियर से मुंबई तक दिन किन बदलावों को महसूस किया? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। समय के साथ लेखक ने अनेक बदलाव महसूस किए। ग्वालियर से बम्बई तक, जहाँ पहले हरियाली थी, पशु पक्षी उन्मुक्त विचरण करते थे, मतलब जब ये ग्वालियर से बम्बई आ रहे थे तो वहाँ बहुत सारा बदलाव हो चुका था, क्योंकि पहले तो ग्वालियर में रहते थे, अब बम्बई के बरसावा में रहते। तो उन्होंने इन दोनों के बीच क्या बदलाव महसूस किया वही आपको बताना है। तो बहुत सारे बदलाव महसूस किए। जहाँ पहले हरियाली थी, पशु पक्षी उन्मुक्त विचरण करते थे, मतलब स्वतंत्र होकर घूमते थे, उन जंगलों को काटकर चौड़ी सड़कें और मानव बस्तियाँ बना दी गई। आज मनुष्य आत्म केंद्रित हो गया है तथा भावनाएं समाप्त होती जा रही हैं। डेरा डालने से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। डेरा डालने से आप क्या समझते हैं? डेरा डालने का आशय है अस्थायी रूप से बसना। डेरा डालना मतलब अस्थायी, मतलब टेम्प्रोरी रूप से हम यदि कहीं बसते हैं, मान लीजिए हमारा घर है गांव में और हम दिल्ली मुंबई में जॉब करते हैं, तो वहाँ जो हम बसते हैं उसी को हम लोग डेरा डालना कहते हैं। तो अक्सर खानाबदोश जातियाँ डेरा डाल कर रहती है क्योंकि उनके अस्थायी घर नहीं होते। पाठ के आधार पर कहा जा सकता है कि बड़ी बड़ी बस्तियाँ बनने के कारण पेड़ों के कटने से अनेक पशु पक्षियों के आश्रय छिन गए। अब उन्होंने इधर उधर डेरा डाल दिया, अर्थात रहने के लिए घोंसले बना लिए। शेख अयाज के पिता अपने बाजू पर काला चियोटा रेंगता देख भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए? शेख अयाज के पिता भोजन कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक काला चियोटा उनकी बाजू पर रेंग रहा है। जब शेख अयाज के पिता भोजन कर रहे थे
कुएं से स्नान करके आए और भोजन कर रहे थे। उनकी माँ ने भोजन परोसा तो जैसे ही वो निवाला उठाया, उनके हाथ पे एक बाजू पर काला चींटी रेंग रहा था। वे भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ दौड़ा पूछने पर कि क्या भोजन अच्छा नहीं लगा? वे बोले, यह बात नहीं है, पर मैंने किसी घर वाले को बेघर कर दिया। तो जब माँ ने उनसे पूछा उठने का कारण कि भोजन अच्छा नहीं लगा क्या, तो वो बोले, नहीं किसी को बेघर कर दिया, मतलब हम वो जो कुएं से नहा कर लौट रहे थे, तो इसी कुएं से एक चींटी उन घर तक आ गई थी उनके हाथ पे, इसलिए वो उसे वापस उसके घर यानी कुएं पर छोड़ने जा रहा हूँ, इसे उसके घर कुएं पर छोड़ने जा रहा हूँ। इससे पता चलता है कि वे शीघ्र ही अपनी भूल का प्रायश्चित कर लेना चाहते थे। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। पहला देखते हैं, बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बढ़ती आबादी ने पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ कर रख दिया है। मानव ने समुद्र की लहरों को सीमित कर दिया है। समुद्र के रेतीले तटों पर भी मानव ने बस्ती बना दी है। आसपास के जंगल काट डाले, पेड़ों को रास्तों से हटा दिया। मतलब जब जनसंख्या बढ़ रहा है तो लोग क्या किया, समुद्र की लहरों को सीमित कर दिया, मतलब समुद्र के किनारे मानव बस्ती बना दी है। बड़ी बड़ी इमारतें बन रही है, जंगल कट रहे हैं, पेड़ों को मतलब रास्ते पर जो पेड़ थे, रास्तों को चौड़ा करने के लिए पेड़ को हटा दिया गया है। परिणाम स्वरूप पशु पक्षियाँ बस्तियाँ छोड़कर भाग गए। वातावरण में गर्मी बढ़ने लगी। मौसम चक्र टूट गया, मतलब कभी बारिश कभी ठंडा, मतलब बारिश के मौसम में बारिश नहीं, जब कभी मन करे बारिश हो जाए, जब ज़रूरत पड़े तो बारिश ना हो। बरसातें बेवक्त होने लगी, कभी तूफान कभी आंधियाँ, कहीं बाढ़ें, तो कहीं नए नए रोग पैदा होने लगे। इस प्रकार बढ़ती आबादी से प्रदूषण दूषित हो गया। लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली क्यों लगवानी पड़ी? कबूतर अपने बच्चों की रखवाली के लिए बार बार लेखक के घर में चले आते थे, जिससे लेखक का घर और पुस्तकालय गंदा होता था और आवश्यक सामान टूट जाते थे। इस समस्या से परेशान होकर लेखक की पत्नी ने कबूतर को घर में आने से रोकने के लिए खिड़की में जाली लगवा दी। जब कबूतर जो थे बार बार इधर उधर आते थे, इनका लाइब्रेरी गंदा हो जाता था, किताबों से छेड़खानी कर देते थे, बहुत सारे सामान को तोड़ देते थे। तो इसी समस्या से परेशान होकर जो थे लेखक की पत्नी ने घर में आने से कबूतर को रोकने के लिए खिड़की में जाली लगवा दी। समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी? उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला? समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी? समुद्र के गुस्से की वजह थी कि उसे निरंतर सिमटते जाना पड़ा था, मतलब उनके किनारे रेतीले जगह पर बस्तियां बस रही थी, इमारतें बन रही थी। कई वर्षों से बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे धकेलकर उसकी ज़मीन हथिया रहे थे। बेचारा समुद्र लगातार अपना स्वरूप छोटा बनाते हुए सिमटता चला रहा था। पहले तो उसने अपनी टांगों को समेटा, फिर उकड़े बैठ गया, फिर खड़ा हो गया। यह प्रक्रिया निरंतर चलती ही रही। समुद्र को गुस्सा आ गया। जब उसे गुस्सा आया तो उसने गुस्से में अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उठाकर 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक बर्ली के समुद्र किनारे, दूसरा बांद्रा काटर रोड के सामने और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर जाकर गिरा, जहां में सवार लोग बुरी तरह घायल हो गए। तो ये समुद्र के गुस्से होने की वजह थी कि वो समुद्र जो है छोटा होता जा रहा था, वहाँ बस्तियाँ बस रही थी, बड़ी बड़ी इमारतें बस रही थी, इसलिए उसने ऐसा किया। अब प्रश्न है, मट्टी से मट्टी मिले खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं? तो इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि सभी प्राणियों का निर्माण एक ही मिट्टी से हुआ, यानी एक ईश्वर ने ही सबका निर्माण किया है। इस शरीर में न जाने कौन सी मिट्टी मिली हुई है, इसका बोध किसी को नहीं है। कौन किस मिट्टी का बना है किसी को पता नहीं है। सभी मनुष्य समान है, सभी जो है समान है, उसमें भेदभाव करना उचित नहीं है। पशु पक्षियों को भी वही परमात्मा बनाता है जो मनुष्य को बनाता है। पशु पक्षी और मनुष्य दोनों को एक ही बनाते हैं ईश्वर। जब सभी मनुष्यों में एक ही तत्व समाया हुआ है तो उनको अलग अलग करना उचित नहीं है। इसे पहचानने की कोशिश भी व्यर्थ है। जब सभी मनुष्य को भगवान ने ही बनाया है तो इंसान उसको अलग कैसे कर सकता है? इसलिए यही इस पंक्ति का आशय है। अब निम्नलिखित के आशय स्पष्ट करें। पहला है, नेचर की सहनशीलता की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बम्बई में देखने को मिला था। इसका आशय स्पष्ट करना है। इस पंक्तियों में लेखक का मत है कि प्रकृति का भी अपना नियम होता है। मनुष्य भले ही अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए उससे छेड़खानी करता है, लेकिन उसके भी सहने की एक सीमा है। यदि हम आवश्यक से अधिक प्रकृति को छेड़े या अतिरिक्त बोझ उस पर डालें तो वह कुपित हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। इसका एक नमूना कुछ वर्षों पहले मुंबई में दिखा। जब मनुष्य ने समुद्र के किनारे पर बस्तियों का निर्माण कर डाला तो समुद्र ने कुपित होकर, क्रोधित होकर अपनी लहरों पर चलते हुए 3 जहाज़ों को गेंद की तरह हवा में उछाल दिया। ये तीनों जहाज़ अलग अलग स्थानों पर जा गिरे और इनमें सवार लोग इस प्रकार घायल हुए कि चलने फिरने के काबिल न रहे। तो यही इस लाइन का मीनिंग है। अगला है, जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। यहाँ समुद्र के बारे में बोला जा रहा है। उदार और महान मनुष्य
क्रोध कम करते हुए। उदार और महान मनुष्य जो है क्रोध बहुत ही कम करते हुए बहुत ही सहनशील होते हैं। लेखक का मत है कि जो बड़े होते हैं उन्हें कम गुस्सा आता है। लेखक कहना चाहते हैं कि जो जितने बड़े होते हैं, जितने महान होते हैं, उदार होते हैं, उनको गुस्सा उतना कम आता है, लेकिन जब आता है तो नहीं रुकता। जिस व्यक्ति में बड़प्पन होता है वह उदार व समझदार होता है, लेकिन यदि उसे अत्यधिक परेशान किया जाए तो कुपित होकर शांत नहीं रहता, मतलब गुस्सा होकर शांत नहीं रहता, वो कुछ कर ही डालता है। इस पंक्ति का प्रयोग समुद्र के लिए हुआ है। मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए समुद्र को समेट कर रख दिया, लेकिन जब क्रोधित हुआ तो उसने अपने ही लहरों पर चलते जहाज़ों को दूर तक फेंका। उन पर सवार लोग चलने फिरने के काबिल नहीं रहे। इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं, जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया है। इन पंक्तियों का आशय है कि मुंबई में समुद्र के किनारे मानवों की बस्ती बसाने के लिए अनेक पेड़ों को काटना पड़ा, जिससे न जाने कितने ही पशु पक्षियों को अपने घोंसले व आश्रय स्थल खोने पड़े। जब समुद्र के किनारे मानव बस्ती बस रही थी तो पेड़ों को काटना पड़ा, और पेड़ पे ही पशु पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते हैं। तो जब पेड़ कटा वो अपने घोंसले को छोड़कर इधर उधर चले गए। कुछ तो शहर छोड़कर चले गए, जो शहर से बाहर नहीं गए उन्होंने इधर उधर ही डेरा डाला। कुछ शहर छोड़ दिया और कुछ इधर उधर अपना घोंसला बना लिया, अर्थात अस्थायी घर बनाकर रहने लगे। लेखक कहता है कि आज का मानव इतना स्वार्थी हो गया है कि अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरों को कष्ट देने से नहीं चकता। लेखक का कहना है कि आज जो है मनुष्य मानव इतना स्वार्थी हो गया है, बस उसको अपने आप से मतलब है, इतना स्वार्थी हो गया है कि वो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी को भी कष्ट देने से नहीं हिचकता है। शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है। मैंने एक घरवाले को बेघर कर दिया, उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। इन पंक्तियों में छिपी हुई उनकी भावना को स्पष्ट कीजिए। तो शेख अयाज के पिता एक दयालु पर परोपकारी व्यक्ति थे। वे किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते थे। एक बार वे अचानक भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए तो उनकी पत्नी ने इसका कारण पूछा। तब वे बोले कि आज उनसे एक पाप हो गया है, उन्होंने एक चोटे को बेघर कर दिया है। यह चोटा उनकी बाह पर चढ़कर यहाँ तक चला आया, अतः वे उसके घर कुएं पर छोड़ने जा रहे हैं। इससे पाप का प्रायश्चित हो सकेगा। इन पंक्तियों में शेख अयाज के पिता की उदारता एवं स्पष्टवादिता की भावना छिपी हुई। वे अपनी भूल को तुरंत सुधारने में विश्वास रखते थे। मतलब जब शेख अयाज कुएं पर नहाने गए थे तो वहीं से एक चींटी क्या हुआ, इनके हाथ पे चढ़कर इनके घर तक आ गई। और जब इनको इस बात का पता तब चला जब ये भोजन करने के लिए निवाला हाथ में उठाया और उन्होंने चोटे को देखा, तब इन्होंने तुरंत ही उस चोटे को भोजन भिन्न किए बिना उस चोटे को कुएं पर छोड़ने के लिए उठकर जाने को खड़े हो गए। तो इससे क्या होता है, इससे पता चलता है कि वे कितने दयालु व परोपकारी थे और अपनी भूल को तुरंत सुधारने में विश्वास रखते थे। तो ये हमारा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर था। आशा है ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।